गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं और पॉलिटी में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले चैप्टर संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि संघीय कार्यपालिका में हम लोग कुल 4 पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और तीसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, और चौथा जो था वो था भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो स्टार्ट अभी हम लोग का हुआ है 4 पदाधिकारी में, कहां से? राष्ट्रपति से। ठीक, राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब कल जो वीडियो मैंने डाला तो उस वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया। क्या क्या कमेंट आए तो मैं उनको बताना चाहूंगा। ठीक है, कमेंट आए कि सर आपने बताया कि संविधान में सर संविधान में 395, ठीक है, आर्टिकल 12 शेड्यूल यानी 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ठीक है, 25 पार्ट। यहाँ पे बच्चे जो है, यहाँ पे बच्चों ने जो है, 2 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये 25 नहीं है, सर ये 22 है। बच्चे 25 ये क्यों है, कैसे है? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने जिन 2 बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूछा है, मैंने कमेंट में उनको बोल रखा है कि बच्चों आगे जब मैं चर्चा करूंगा क्या होता है अनुच्छेद, ठीक ना, और मैं इसको यहां से नहीं, मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि सबसे पहले संविधान क्या है। ठीक है, संविधान के बाद भाग क्या है, और भाग के बाद अध्याय क्या है, अध्याय। ठीक है, अध्याय, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है यानी आर्टिकल, और फिर अनुच्छेद के बाद इसका खंड है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परंतु, इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, तो आर्टिकल के बाद फिर आता है क्लॉज, ठीक ना, क्लॉज, और क्लॉज के बाद फिर इसका भी खंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। ठीक है, सब क्लॉज। ठीक, तो मैं इसको जब बच्चों अलग से बताऊंगा वहां पे आपके ये सारे कंफ्यूजन, ठीक है, ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं वहां पे आपको ये भी बताऊंगा कि कहीं आप कुछ जगहों पे आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो है 460 के समथिंग, ठीक है, 460 के समथिंग है, तो मैं उस बात को भी बताऊंगा। ठीक, तो आप थोड़ा पेशेंस बच्चों बना के रखिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जैसा कि मैंने कल अपने क्लास में आप लोग को बताया कि पॉलिटी का क्रम क्या होता है, कहाँ से जो है कौन सा चैप्टर पहले शुरू होगा, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है। आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह से चीज़ों को समझा रखा है। पहले हम लोग राज व्यवस्था, संविधान का डिफिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पहले देखेंगे। संसदीय प्रणाली क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली क्या है, ठीक है, एकात्मक शासन क्या है, संघात्मक शासन क्या है, ठीक है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सब दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का, सबसे नया संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का, सबसे बड़ा संविधान किस देश का, समझ रहे हो बच्चों? तो ये सारी चीजें जो है, मैंने क्या बोला कि बच्चों आप लोग डिप्लोमा के बच्चे हो ना, तो डिप्लोमा के बच्चे होने के कारण आप लोग का बेसिक जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे अदर बच्चे जो देख रहे होंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेड कोर्स वाले हैं, डिप्लोमा वाले, ठीक ना, तो ये मेनली मैं डिप्लोमा वालों को ही जेई के लिए पढ़ा। अब डिप्लोमा से आप लोग जो है कि आप जेई देने जा रहे हो, ठीक है, तो अब जेई आप देने जा रहे हो, आपको जीएस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक, तो इस वजह से जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से अगर मैं क्लास को स्टार्ट करता तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा बच्चों दिक्कत होता। तो अभी क्या है, मैंने कल बताया था कि हम लोग जो इजी चैप्टर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे टफ चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये कल बताया था। इससे होगा क्या कि धीरे 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 संविधान या पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, ठीक, इसकी एक समझ आपकी विकसित होती चली जाएगी, और जब विकसित होता चला जाएगा समझ, तब फिर क्या होगा, फिर आगे उस बाद हम जब कठिन चीजें देंगे तो आपको समझ में तुरंत आएगा। ठीक है, हालांकि मैं अगर वहां से स्टार्ट करता, समझाता, तो समझ में आता, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आता, मगर है क्या ना कि बच्चे आपको मेहनत उसमें बहुत ज्यादा करना पड़ता। समझ रहे हो, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता, मुझे नहीं, मुझसे आप कोई चैप्टर कहीं से कहोगे मैं आपको पढ़ा दूंगा,
कहीं से कोई चैप्टर आप बोल दोगे सर ये चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मगर टीचिंग में बच्चों एक बात बहुत बड़ी होती है, वो क्या है, बच्चों की मन की स्थिति को समझना, ठीक है, कि बच्चा अगर फ्रेशर है, वो नहीं जान रहा है, तो उसको कैसे सिखाना है। एक टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो मगर वो बच्चे को समझा नहीं पा रहा है, सिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, और बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो टीचर के रूप में वो व्यक्ति असफल है। समझ रहे हो ना, टीचर के रूप में वो व्यक्ति असफल है। तो हमको टीचर के रूप में असफल नहीं होना है, सफल होना है, ठीक है। तो मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा हो मगर मैं आपको समझा ना पाऊँ, तो फिर मेरी टीचिंग आपके लिए है ही नहीं। तो मैं एक कंपटीटर के रूप में मैं ठीक हूँ, टीचर के रूप में नहीं। तो आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे देना है, मैं दूंगा, ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, अभी एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आर्टिकल आप जो है 53, 54, 55, 56 ये सब आप बताए नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं बताऊं, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक, सबका क्या है बच्चों, यहाँ आर्टिकल वाइज। अब देखो टीचिंग की यही क्वालिटी होती है, आर्टिकल वाइज लेके नहीं चलूंगा। अब समझना, अब चीज़ों को समझना। अभी मैंने क्या बताया, बेसिक शुरुआत किया कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बताया मैंने। फिर और क्या उसमें शर्तें हैं, अनुमोदक और प्रस्तावक वाला। फिर क्या शर्त है उसमें, जमानत राशि का, ठीक। तो अब ये हो गया, तो क्या अब हम राष्ट्रपति बन गए? नहीं, अभी तो आपने शर्तें पूरी की हैं। अब क्या होगा, अब आप जाएंगे इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक ना, चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का। और जब चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद से अगर आपको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ है तो आप बनेंगे राष्ट्रपति। तो ये बच्चों मैं क्रम को इस तरह से लेके चल रहा हूँ। तो अब जो है मैंने योग्यता कल बताया आर्टिकल 58। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर 54, 53 जो है ये सब छूटा हुआ है, सब मिलेगा बच्चों। मगर उसमें भी एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 395 है, ठीक है। अब 395 आर्टिकल ये बच्चों सबको नहीं याद हो सकता है और ना याद करने की जरूरत है, ठीक है, ना याद करने की जरूरत है। आर्टिकल आपको उतना ही जानना है जितना आपको एग्जाम में पूछता है। और मैं जितना आर्टिकल आपको बताऊंगा, आप एसएससी सीजीएल दे लेना, ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल देते हैं बच्चे, ठीक है, तो आप सीजीएल दे लेना, वहां भी आपका आर्टिकल बाहर नहीं जाएगा मेरे क्लास से, ठीक है। आप पेशेंस बना के रखिए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मैंने खुद कह रखा था कि आपको कहीं अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइए, तो बिल्कुल आपने बताया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। तो अब देखो बच्चों, कल योग्यता मैंने समझा दिया था, ठीक है। अब योग्यता समझा देने के बाद से, जमानत राशि बता देने के बाद से, अब देखो क्या होगा, अब राष्ट्रपति को क्या करना है, अब वो सारी शर्तें पूरी कर लिया है, क्वालिफिकेशन जो है उसका कंप्लीट है। अब क्या होगा, अब उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। तो अब इलेक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो अब उसको वोट देने वाले लोग कौन होंगे, हालांकि इस बात को मैं समझाया था मगर ये अलग से आर्टिकल के रूप में। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसका जो चुनाव है वो किस आर्टिकल में है, वो बच्चों आर्टिकल है 54, ठीक ना। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले लोग कौन होंगे, ये 54 में जानना है। मगर राष्ट्रपति के चुनाव होता कैसे है, तो एक शब्द आएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। तो अब ये किस में है, अब ये बच्चों है आर्टिकल 55 में। अब सुनना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक, इसको आपको नहीं जानना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जानना है। मैं तो खुद नहीं बताऊंगा, आप अपने मन से भी प्रयास मत करना। मैंने क्या बोला, एक ट्रस्ट जो है रखो मेरे पे, मैं जितना कह रहा हूं आप लोग केवल उतना करना, ठीक है। खूब क्वेश्चन पूछो, जितनी ताकत है उतना लगा के क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा ताकत झोंक दो, जो प्रश्न पूछना है बच्चों पूछो, मुझे कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो 10 साल का अनुभव है, इस अनुभव का फायदा आप लोग लेना। तो जो जो मैं मना करूंगा कि ये काम मत करना, तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यानी कि ये जो है आर्टिकल 55, आपको इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग का जो हेडिंग होगा,
ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का हेडिंग होगा आर्टिकल 54। यहां हम देखेंगे बच्चों आर्टिकल को, बच्चों मैं अब आगे शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक ना। आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 54, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अब हम लोग को देखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। तो यहां बच्चों एक बात याद रखना, जब भी क्या हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप लोग केवल समझने पे ध्यान देंगे, ठीक है, और क्लास में ही मैं आपको याद भी करा दूंगा। यहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति का निर्वाचन देखें, यानी कि हम लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखना क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट डालते हैं। तो कोई भी हेडिंग पढ़े बच्चों, सबसे पहले उस हेडिंग को समझने का प्रयास किया करो कि आखिर इस हेडिंग में हमको जानना क्या है। तो इस हेडिंग में हम लोग को जानना क्या है कि लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का होने जा रहा है चुनाव। तो इस चुनाव में वोट डालने वाले लोग कौन है, ठीक। तो अब देखो राष्ट्रपति का ये जो निर्वाचन है, ये पहली बात तो अप्रत्यक्ष है, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। तो उसको जानना नहीं, हम लोग को प्रोसेस को नहीं जानना है, यानी कि आर्टिकल 55 जो है हम लोग को वो नहीं देखना है, ठीक है, 54 देख रहे हैं हम लोग। तो अब देखो चुनाव जो है ये क्या होगा, अप्रत्यक्ष। अच्छा देखा करो बच्चों, अक्सर जो है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या राष्ट्रपति, इसका चुनाव डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, ठीक ना, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, यानी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो बच्चे जो है ना इसको रटने का प्रयास करते हैं। बच्चों रटना नहीं है, रटना नहीं है, बहुत आसान सा सिस्टम है। आसान सा सिस्टम क्या है, आसान सा सिस्टम ये है बच्चों, हर वो इलेक्शन जिसमें हम और तुम जाके वोट करें, और हम और तुम मतलब क्या, भारत की जनता। तो जनता में हर जनता नहीं, वो जनता, ठीक है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और चित्त विकृत, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति सही है, ठीक है, खराब ना हो मानसिक स्थिति, या फिर जो है उसको किसी अपराध के लिए किसी भी चुनाव में भाग लेने से रोका ना गया हो, ठीक है। तो ये बात है। तो अब देखो, तो ऐसे लोग जब जाके वोट डालते हैं तो वो चुनाव क्या होता है, वो चुनाव होता है प्रत्यक्ष, यानी कि जब जनता जाके वोट डालती है तो वो चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष। और वो चुनाव जिसमें हम लोग वोट ना देके हम लोग के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है ना, जैसे विधायक, सांसद, ठीक है, ये लोग जाके जब वोट करेंगे तो वो चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष, ठीक। तो अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वाला इलेक्शन यहाँ पे हम लोग का क्लियर है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने वोट डाला वो प्रत्यक्ष है, जिसमें हम लोगों ने वोट नहीं डाला, किसी और ने डाला, हमारे द्वारा चुने गए लोगों ने डाला या प्रतिनिधि ने डाला, तो वो चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष। तो अब रटना नहीं है। तो क्या है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो देखो हम लोग जाते हैं वोट देने, तो विधानसभा का चुनाव क्या हो गया, प्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव, ठीक है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो फिर हम क्या देखते हैं कि हम ही लोग जाके वोट करते हैं, तो वो चुनाव क्या हो गया, प्रत्यक्ष। गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव है, वो चुनाव क्या हो गया, प्रत्यक्ष। शहर में सभासद यानी पार्षद का चुनाव है, ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष। अब राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति को आप लोगों ने वोट किया है, मैंने किया है, नहीं किया है, तो चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति को कभी वोट किया है हम या हमारे पापा, कोई भी नहीं, ठीक है, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष, ठीक। तो हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने वाले लोग कौन है। पहली बात तो ये, चुनाव जो है
ये चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक। और वोट डालने वाले लोग कौन हैं? तो वोट डालने वाले लोग कौन हैं? लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो अब समझना बच्चों, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये एक बात और बता दें, ये लोकसभा और दूसरा ये राज्यसभा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं एमपी, ठीक ना, सांसद। तो ये कौन हो गए? ये हो गए सांसद, ठीक है। एक शब्द हम लोग को बच्चों मिलता है संसद, ठीक ना, संसद। तो संसद देखो क्या है? संसद एक भवन है, ठीक है, संसद एक भवन है जहां पे कार्य क्या होता है? तो जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? लॉ मेकिंग, ठीक ना, विधि निर्माण, यानी कि कानून का निर्माण, ठीक है, कानून का निर्माण। तो संसद का जो सबसे मुख्य काम है वो क्या है? कानून बनाना, ठीक। तो कानून कौन बनाता है? इस संसद भवन में बैठे हुए सांसद, ठीक ना, सांसद। तो आपके अपने जिले के, ठीक है, सांसद होंगे। तो जो आपके सांसद हैं वही लोग संसद भवन में बैठ के क्या करते हैं? हम लोगों के लिए, इस देश को संचालित करने के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो संसद के सदस्य हैं ये, और प्लस राज्यों में होती हैं बच्चों विधानसभाएं। तो विधानसभाओं की बच्चों बात करें, अगर विधानसभाओं की बात करें तो देखो 28 राज्य जो है हमारे यहाँ, और 8 क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य में विधानसभा तो है ही, और जो 8 है केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी वर्तमान समय में इसमें दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक ना, दिल्ली पांडिचेरी, यहाँ पे विधानसभा स्थापित है, ठीक। अभी जम्मू कश्मीर में क्या है बच्चों? सस्पेंड चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जब जो है बहाली हो जाएगी, विधानसभा जो है स्टार्ट होगा, तो फिर केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा शामिल, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी। तो विधानसभाएं हमारे वहाँ कितनी हैं वर्तमान समय में? 28 राज्य में तो है ही, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, यानी 30 जगहों पे हम देखो, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मैं दोनों को मर्ज करके अगर एक बात बोलूं तो 30 राज्यों में, राज्य शब्द 30 इसके लिए नहीं यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो 30 राज्यों में क्या है? विधानसभा स्थापित है, ठीक ना। तो ये जो विधानसभा के सदस्य हैं, इन विधानसभा के सदस्यों को देखो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इन विधानसभा के सदस्यों को हम बोलते हैं विधायक। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है विधायक, समझ रहे हो। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको भी बोला जाता है विधायक, परंतु यहाँ पे हम डिफरेंट जो है ऐसे करेंगे, जो विधान परिषद का सदस्य होगा विधायक होगा, ठीक है, विधान परिषद से जो विधायक होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बच्चों MLC, ठीक ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और जो विधानसभा से विधायक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बच्चों MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक ना। तो ऐसे हो सकता हो, आपने शायद सुना हो MLA या MLC, ठीक है। तो MLC जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक। अब यहाँ जो सबसे काम की जो बात है बच्चों, जहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है, उसको जरा यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। क्या प्रयास करना है? तो देखो, राष्ट्रपति का चुनाव पहली बात तो आर्टिकल 54 में है, और ये चुनाव क्या है? अप्रत्यक्ष है। और चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, अब ये शब्द ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर,
निर्वाचित। अब ये शब्द जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इलेक्टेड शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे ये लोकसभा है ना, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा दो एंग्लो इंडियन नियुक्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है, 12 मेंबर, ये क्या होंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे। ठीक ना, नॉमिनेटेड होंगे यानी क्या होंगे, मनोनीत होंगे। शब्दों का ध्यान जरूर रखना है हम लोगों को, क्योंकि संविधान क्या है बच्चों, शब्दों का खेल। शब्द जो है वो संविधान में हमारे क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सतर्क रहना, शब्दों का काफी हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। तो मनोनीत शब्द यूज है, तो 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में। ठीक, और जो विधानसभा है, विधानसभा, यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन। तो देखो क्या है, ये लोग जो है ना, ये लोग बिना चुनाव लड़े, ठीक ना, ये लोग बिना चुनाव लड़े संसद के, ठीक है, और विधानसभा के बन जाते हैं सदस्य। तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। तो ये 3 वर्ग देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है, ये बिना चुनाव लड़े बन गए हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। हाँ, मैं जब ये बोल रहा हूँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, तो ये कतई मत समझना बच्चों कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत हैं तो ये विधानसभा का भी सदस्य होगा और लोकसभा और राज्यसभा का होगा ना, ये केवल 12 जो है राज्यसभा के। और एंग्लो इंडियन जो है 2 जगह होते हैं, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में, मगर संख्या जो है वो अलग अलग होगी। लोकसभा में केवल 2 होगा और राज्यसभा में क्या होगा, सॉरी, विधानसभा में क्या होगा, केवल 1 होगा। तो ये लोग बिना चुनाव लड़े बन जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रूल क्या है कि जो लोग चुनाव लड़के सदस्य नहीं बने हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों, तो इस बात का भी जवाब है ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, जो राष्ट्रपति है यही क्या करता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करेगा, नियुक्त करता है, और यही राष्ट्रपति ही 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यसभा में। और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार या हम कह ले राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है। तो कहीं ना कहीं वहां भी विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति हो रही है, ठीक है, वहां भी प्रभाव किसका है, राष्ट्रपति का ही है। राज्यपाल के ऊपर प्रभाव किसका है, राष्ट्रपति का। तो जब कभी वोट होगा, चुनाव होगा, किसका, राष्ट्रपति का। ठीक, तो इन लोगों को जिस राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, ठीक ना, या मनोनीत किया है, तो ये लोग को अगर अधिकार दिया जाएगा वोट डालने का राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये क्या होगा, ये हमेशा उसी को वोट करेंगे जिन्होंने इनको क्या किया था, नियुक्त किया था या मनोनीत किया था। समझ रहे हो। और हमारे वहां एक बात याद रखना कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी बार चाहे कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ठीक ना, कि कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, तो कोई समय सीमा नहीं। जबकि यहाँ पे देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे जो है कंडीशन है, समझ लो, संयुक्त राज्य अमेरिका में कंडीशन है, वहां पे जो है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और एक बार में राष्ट्रपति का कार्यकाल वहां कितना होता है, 4 ईयर का होता है। ठीक है, शपथ ग्रहण की डेट से क्या होगा, 4 ईयर होगा। समझ रहे हो, हमारे वहां क्या है, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 साल है। ठीक, तो ये बात, तो अब आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो मैंने बोला कि हम लोग कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले लोग कौन है, सांसद और विधायक है। तो हम लोग के पास कितने सांसद विधायक हैं, ठीक है, कि हम लोग वोट चुनाव लड़ लें। तो याद आ रहा है मत अनुमोदक और प्रस्तावक वाली बात, वहां पे क्या बताया था, संख्या 50-50, 100, यानी 100 लोग
सांसद और विधायक के रूप में चाहिए, हम लोग के पास है नहीं है, समझ लो। तो ये बात, तो ये बच्चों ध्यान में रखना होगा। तो हमने अभी क्या जाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल इसका क्या है 54 है, ठीक है। चुनाव डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ठीक है, तो इनडायरेक्ट है। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, वो भी कौन सदस्य, जो निर्वाचित है, ठीक। यानी कि ये लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, ठीक। अब यही बच्चों, यही ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, ठीक है, आप कहीं से सर्च करना, ठीक है, यूट्यूब देखना, गूगल करना, बुक्स पढ़ना, ठीक है, तो सर्च करना और सर्च करके कमेंट में मुझे बताना कि एंग्लो इंडियन होता क्या है, ठीक ना। हालांकि इस एंग्लो इंडियन को मैं आगे बताऊंगा कहाँ, ठीक है, कहाँ बताऊंगा, संसद में, ठीक है। 331 के तहत क्या होता है, आर्टिकल 331 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। तो इसको मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, परंतु क्या होता है एंग्लो इंडियन ये आप बताओगे। 12 सदस्य जो मनोनीत हैं, ये देखो, ये किसी न किसी क्षेत्र के विद्वान होते हैं। और किस क्षेत्र के विद्वान होंगे, तो पहला आर्ट यानी कला, साहित्य यानी लिटरेचर, साइंस और सोशल वर्क, समाज सेवा, ठीक ना, समाज सेवा। तो ये क्या होगा, 4 में से कोई एक, 2, 3 या चारों, मतलब क्या है, इस 4 में से एक क्षेत्र का विद्वान किसी व्यक्ति को होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको मनोनीत करेगा, कहाँ, राज्यसभा, ठीक है। तो मैंने इसको बच्चों आपको क्लियर किया। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहे तो मुझसे आप जो है कमेंट में पूछना, बिल्कुल बेझिझक, जितना मन करे उतना प्रश्न पूछो, कहीं कोई समस्या नहीं, मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। जहां लगेगा बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको आपको अगले दिन की क्लास में बताऊंगा कि बेटा यहाँ डिस्क्राइब ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कमेंट में मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं यहाँ जब क्लास स्टार्ट होगी वहाँ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब देखते हैं आगे। तो मैंने जैसा कि बताया बच्चों कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है, वो आर्टिकल 55 में है और हम लोग को वो आर्टिकल नहीं देखना है और आपको खुद से भी कहीं से सर्च करके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने कहा है आप उतना करके देखना और ये संघीय कार्यपालिका खत्म होने दो और खत्म होने के बाद जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को चेक करना, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना। मैं जब संघीय कार्यपालिका खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन सेट आपको दूंगा, ठीक है, आप उसको सॉल्व करना, उसका फिर यहाँ पे मैं उसको बोर्ड पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देखना कि जितना क्वेश्चन मैं दूंगा लगभग ज्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, और कहीं अगर फंसोगे तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो अब आगे हम लोग देखेंगे, 55 नहीं देखना है, हम लोग को आना है कहाँ, 56 पे राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 56, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। नोट्स बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से बच्चों मेरे एक एक हेडिंग में समय लग रहा है, समझ रहे हो ना। और ये समय क्यों लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है कि आपका बेसिक थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आपको पूरी चीजें अच्छे से समझानी है मुझे, ठीक है, अच्छे से समझानी है, इस वजह से देखो समय लग रहा है। अब इसमें हर बातों को मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो बच्चों मैंने 15 मिनट 1 घंटे की क्लास में, अगर मान लो मैंने 15 मिनट लिखने में लिया या 20 मिनट लिया और फिर उसको इंग्लिश में, अगर 20 मिनट में हम हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो सोचो जस्ट डबल टाइमिंग हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये बात तो मैं बोल तो दे रहा हूँ, नोट्स भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, इसके बाद भी अगर दिक्कत होगी तो आप मुझसे बताना, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अब राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें तो अब बच्चों याद रखना कि अक्सर क्वेश्चन जब पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, ऑप्शन में दिया देगा 4 वर्ष, बी ऑप्शन देगा 5 वर्ष, ठीक है,
सी ऑप्शन देगा 6 वर्ष और डी ऑप्शन देगा कोई नहीं। समझ रहे हो, कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आंसर आपका सही है 5 वर्ष। परंतु याद रखो बच्चों, ये जो 5 ईयर का टेन्योर है प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो ये जो 5 ईयर का टेन्योर है प्रेसिडेंट का, ये देखो ऐसे प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं क्या कि 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। एक आम बोलचाल की भाषा में तो ठीक है, परंतु जो बिल्कुल सही शब्द होगा, सही जो सेंटेंस होगा, ठीक है, वाक्य होगा, वो क्या होगा, हम बोलेंगे इसको कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से है, शपथ ग्रहण की तिथि से। समझ रहे हो ना, शपथ ग्रहण, ठीक ना, यानी कि जब अपने पद का राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा संविधान की रक्षा करने का, ठीक है, संविधान की रक्षा, उसके प्रतिरक्षण की जब बात करेगा, उसका बात नहीं करेगा, मतलब जब शपथ लेगा, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे डेट वहां से, ठीक है। ये नहीं कि इलेक्शन जब हुआ और रिजल्ट आया, जैसे 20 जून को मान लो आया राष्ट्रपति का रिजल्ट कि फला व्यक्ति राष्ट्रपति का जो है चुनाव जीत गए हैं, परंतु कार्यकाल क्या डेट आया 20 जून को, तो यहां से स्टार्ट नहीं, कब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा ये मान लो 15 जुलाई को शपथ ग्रहण किया, ठीक है, शपथ ग्रहण किया राष्ट्रपति ने, तो इसका टेन्योर जो है ना, कार्यकाल, वो कहां से माना जाएगा, 15 जुलाई से माना जाएगा, 15 जुलाई जो है यहां से माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो इसलिए कभी भी 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो आसान सी बात है, बस इसको मैं लिख देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, तो कार्यकाल, तो यहां लिख देंगे शपथ ग्रहण की तिथि से, तिथि यानी तारीख, शपथ यानी ओथ, ठीक है, कि तिथि से 5 वर्ष, ठीक बच्चों। इसी शपथ ग्रहण को हम एक और नाम देते हैं पद ग्रहण, ठीक ना, यानी कि पोस्ट जो है वो जब अपने पोस्ट पे बैठा तो वही बात होगी, शपथ ग्रहण किया तो वहां उसको पद प्राप्त हो चुका, तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, ये भी आंसर होता है, ठीक है, 5 वर्ष, तो ये ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अच्छा, अब जरा सुनना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर उसके शपथ से 5 वर्ष है, तो क्या राष्ट्रपति इस बात के लिए पूरी तरह बाउंड है, बाध्य है कि वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा ही करेगा? नहीं। तो फिर क्या है कि राष्ट्रपति को लगता है कि हम इस पद को जो है नहीं अच्छे से निभा पाएंगे, या फिर वो किसी भी रीजन से चाहता है कि हम अपना ये पद छोड़ दें, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उसको देना पड़ेगा त्याग पत्र, ठीक ना, रिजाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व यानी समय से पहले अगर अपना पद छोड़ना है तो वो अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में किसको देगा, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों ऑप्शन देगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक ना, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन देगा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और डी ऑप्शन देगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अब वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो याद रखना बच्चों, त्याग पत्र ये किसको देगा, ये वाइस प्रेसिडेंट को देगा, यानी किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक। तो ये कार्यकाल तो हो गया, ठीक है। अब त्याग पत्र, तो त्याग पत्र ये किसको देगा, त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे त्याग पत्र, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक। तो अब सुनो बच्चों, अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया तो राष्ट्रपति का पद क्या होगा, खाली हो गया। अब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो फिर इस पद को कौन ग्रहण करेगा, कौन इस पद पे बैठेगा? तो याद रखना बच्चों, यहां मैं बताता हूं प्रेसिडेंट, नीचे वाइस प्रेसिडेंट और यहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक। तो राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद पर नहीं है, चाहे कार्यकाल पूरा, चाहे महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अगर ये सीट खाली है तो क्या होगा, इसीलिए भारत में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया, ठीक है। कहां से सिद्धांत लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि भारत में उपराष्ट्रपति जैसा पद होगा। ये चीज हमने कहां से लिया है, यूएसए से, ठीक है। तो अब उपराष्ट्रपति क्या करेगा, ये बन जाएगा राष्ट्रपति। तो फिर प्रश्न है
कि जब कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का, ठीक है, राष्ट्रपति के पद का जो दायित्व है उसको पूरा करता है, तो उस स्थिति में उसको वेतन, भत्ता, सुविधा क्या मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का मिलेगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति ही जाके क्या बना है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना बच्चों कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अगर ग्रहण कर लिया है तो उसको सैलरी जो है क्या मिलेगी, राष्ट्रपति का ही मिलेगा। यहाँ तक कि आवास वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, आवास वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति इसके पद को ग्रहण कर लेगा। अच्छा, एक कल्पना और कर रहे हैं, मान लो दोनों नहीं है, राष्ट्रपति की भी सीट खाली है, उपराष्ट्रपति की भी खाली है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा, ठीक ना, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो क्या करेगा, वही बन जाएगा राष्ट्रपति। एक और कल्पना कर लें, चलो एक और कल्पना कर लें कि ये तीनों नहीं है, तब क्या होगा? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय में होता है एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और 33 जो है वर्तमान समय में अदर जस्टिस, अन्य न्यायाधीश। तो ये जो बच्चों 33 है ना, 33, इस 33 में जो सबसे सीनियर होगा, ठीक ना, जो सबसे सीनियर होगा यानी जो सबसे वरिष्ठ होगा वही क्या होगा, वही जाके बन जाएगा राष्ट्रपति, ठीक ना, वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो अब इससे ज्यादा कल्पना नहीं किया जा सकता कि अब ये भी ना हो तब क्या होगा, उसका भी जवाब है। अब इस 33 में जो 32वें नंबर पे जो सीनियर है वो हो जाएगा। तो अब चलते चले जाओ 33 तक आ जाओ। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो है कि 33 ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यहाँ हमारा बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल क्लियर हुआ, और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति देता है त्यागपत्र राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर, ठीक। अब बच्चों देखें हम आगे, अब देखें तो आर्टिकल 57, ठीक है, आर्टिकल 57। अब आर्टिकल 57 क्या है बच्चों, तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित, ठीक है, होने की योग्यता रखता है कि नहीं रखता है, ये इस यहाँ पे इस बात का उल्लेख है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता, ठीक। तो अब देखो योग्यता तो वही हो गई कि भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी करेगा, लाभ के पद पर नहीं होगा, पागल दिवालिया नहीं होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखेगा, ठीक है, योग्यता रखेगा, ठीक। तो अब देखो यहां पे क्या है, योग्यता वही है, परंतु जो मुख्य बात है वो बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति दोबारा बनना चाह रहा है तो क्या वो बन सकता है, अगर बन सकता है तो कितनी बार बन सकता है? तो यहाँ पे बच्चों याद रखना कोई समय सीमा नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा कि कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति असीमित बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना, राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है बच्चों, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। जबकि यहां देखो यही मैं लिख दे रहा हूं, जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में केवल 2 बार, यूएसए में केवल 2 बार प्रेसिडेंट बना जा सकता है, ठीक ना, बना जा सकता है, ठीक है। और एक बार का जो कार्यकाल होगा
एक बार का कार्यकाल, तो शपथ ग्रहण की तिथि से क्या होगा वहां पे 4 साल, ठीक ना, 4 ईयर। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 8 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ठीक है बच्चों, तो ये बात इतनी क्लियर। ठीक है, चलो तो अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद 58, तो 58 हम लोगों ने ठीक है पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, चुनाव लड़ने की योग्यता। ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब जो सबसे मुख्य बात है, ठीक है, अब योग्यता पूरी हो गई, चुनाव लड़ लिया, सब कुछ हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये शपथ ग्रहण करेगा। समझ रहे हो, शपथ, और इसका कार्यकाल भी डिफाइन कर दिया गया कि शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होगा। तो अब फिर अगला स्टेप जो है हम लोग का वो क्या है, अब इसका शपथ देखना है कि भाई इसको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, चलो तो अब अगला हेडिंग हम लोग का राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या होगा, तो आर्टिकल होगा बच्चों आर्टिकल 60, ठीक ना, अनुच्छेद 60। ठीक है, तो अनुच्छेद 60, तो राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 में। ठीक, अब मैंने बताया कि किसी भी पद की शुरुआत बिना शपथ के नहीं होती। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति का शपथ, कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, अब इस बात को देखना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, समक्ष मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही, ठीक ना, समक्ष मतलब ये नहीं कि उसके सामने कोई और दिलाएगा। ऐसे ऑफलाइन की क्लासेज में मुझसे बच्चों ने पूछा कि सर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति अपने पद का शपथ ग्रहण करता है, तो उनके सामने करता है तो शपथ दिलवाता कौन है, क्योंकि यार गजब बात है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछो, कोई बाउंडेशन नहीं। तो मैंने बताया कि समक्ष मतलब वही दिलाएगा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को दिलाएगा। समक्ष मतलब ये मत समझना कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किसी और से शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात, अब चूंकि ऑफलाइन की क्लासेस में ऐसे मैंने देखा है, ठीक है, तो मैं आपको भी ये बात बता रहा हूं। तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। अच्छा, अब एक बात और बताओ कि फिर अब देखो यहाँ पे लाइव रहता तो मैं आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता था, परंतु अब वैसे होमवर्क देने का छोड़ो, फिर यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ कि अब मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो फिर शपथ कौन दिलाएगा। ठीक, तो अब परेशान नहीं होना है, क्या याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब नहीं होता है तो जो 34 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में कुल संख्या है, जिसमें एक मुख्य भी शामिल है, तो वो मुख्य नहीं है, 33 अन्य जो है उसमें जो सबसे सीनियर होगा, अब वो क्या होगा, वो बन जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो वही सीनियर व्यक्ति जो है वही क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो जब कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कौन दिलवाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ है वो दिलवाएगा, समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो यहाँ अब लंबा लाइन मैं नहीं लिखूंगा, चीजों को समझा रहा हूं और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बस चीजों को समझो। तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर यानी कि सबसे वरिष्ठ, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही क्या करेगा बच्चों, वही दिलवाएगा शपथ। ठीक है, तो ये बात इतनी क्लियर हो रही है। ठीक है, शपथ दिलवाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं बच्चों कि शपथ अगर दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश,
ठीक है। अगर वो नहीं है तब कौन दिलवाएगा? तो इस सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे सीनियर जो होगा, जो सबसे वरिष्ठ होगा, अब वो शपथ दिलवाएगा। बात क्लियर इतनी? ठीक है, चलो। और ये एंग्लो इंडियन वाला जो मैंने पॉइंट था, अब तुम लोग को दिया हुआ है कि इसका मुझे आंसर देना, ठीक है, आंसर मुझे देना और मुझे बताना, ठीक है, कि क्या होता है एंग्लो इंडियन का मतलब। कमेंट में बताना, नहीं बता पाए तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा या फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कमेंट में बताने का प्रयास करना, गलत या सही कुछ भी कोई बात नहीं, मैं उसको जो है अब थर्ड क्लास में, अपने तीसरे क्लास में मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग का होमवर्क होगा, ठीक। तो इसका शपथ हो गया, ठीक। अब शपथ से बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, शपथ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखो बच्चों, मैं क्या बोला हूं कि मेरा देखो पढ़ाने का जो तरीका है, मेरे तरीके के हिसाब से चलोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद जो 60 हमारा शपथ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को 61 देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। क्या है? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। अब ये महाभियोग क्या है इसको मैं समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा, मगर इसके पहले विदाउट आर्टिकल कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और बेहद आसान पॉइंट्स में वो आते हैं। क्या पॉइंट्स हैं आसान पॉइंट्स? आओ इसको जरा देखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे यहां बच्चों हम देखें कि ठीक है, तो अब जैसे देखो संसद का सत्र कौन बुलाता है, क्वेश्चन पूछता है कि संसद का सत्र, सेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट का सेशन, संसद का सत्र, इसी सत्र को बच्चों हिंदी में एक और नाम देते हैं, क्या? इसको बोलते हैं अधिवेशन, ठीक ना, अधिवेशन, अधिवेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेशन, ठीक ना। अधिवेशन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेशन। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद का सत्र बुलाता है। तो यही प्रश्न है कि संसद का सत्र निम्नलिखित में कौन बुलाता है? ऑप्शन देगा, राष्ट्रपति बुलाता है, उपराष्ट्रपति बुलाता है, या लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है, या फिर कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री। ऐसे ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो यहां आंसर हमारा क्या होता है? संसद का सत्र कौन बुलाएगा? तो संसद का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। तो अब इसी बात को हम लोग को यहाँ विदाउट आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अब सुनना, तो सत्र कौन बुलाया? तो अब इसको मैं देखो आप समझते चलो और मैं इसको शॉर्ट में लिखते चलूंगा, ठीक है। संसद का सत्र, सत्र कौन बुलाएगा? तो संसद का सत्र कौन बुलाएगा? संसद का सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, बात करें वर्ष में, वर्ष मतलब एक वर्ष, ठीक है, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना, कितना सत्र, कितना सत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को बुलाना है, ठीक है, बुलाना है। तो यहां आंसर क्या होगा बच्चों? यहां आंसर होगा 2 बार, ठीक ना, 2 बार। तो संसद का सत्र जो है एक साल में, ठीक है, राष्ट्रपति कम से कम, ठीक है, यहां लिख देता हूं कम से कम, काफी इंपॉर्टेंट ये बात होगी, कम से कम, ठीक ना, कम से कम कितनी बार बुलाएगा? तो कम से कम बच्चों कितनी बार बुलाएगा? 2 बार बुलाएगा, ठीक है। तो एक साल में राष्ट्रपति कम से कम कितनी बार सत्र बुलाता है? 2 बार। फिर पूछेगा, फिर पूछेगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितनी बार बुलाएगा? तो अधिक से अधिक की यहां बच्चों कोई, कोई समय सीमा, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि संसद का सत्र बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है,
एक वर्ष में कम से कम, ठीक ना, कम से कम कितनी बार सत्र बुलाएगा, तो कम से कम बुलाएगा बच्चों 2 बार, ठीक है। अधिक से अधिक कितनी बार बुलाएगा, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, चाहो तो 5 बार बुला लो, ठीक है, 8 बार बुला लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, टीचिंग की क्वालिटी क्या होती है बच्चों, टीचिंग का मतलब यह है कि बच्चों की मन की स्थिति को समझना, ठीक है, और आपके पास नॉलेज कितना है, ठीक है, वो तो ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। बहुत नॉलेज हो के अगर आप बच्चे को समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वहां भी समस्या है। तो मैंने बोला कि ये समस्या यहाँ नहीं आएगी, एकदम टेंशन फ्री रहो। अब सुनो, यहाँ पे आप लोग के अंदर खुद एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आना चाहिए, और वो क्वेश्चन क्या आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि संसद का सत्र बुलाएगा राष्ट्रपति, तो सर सबसे पहले तो यही आप बता दीजिए कि सर सत्र या अधिवेशन, और जिसको आपने क्या कहा कि सर इसको आपने कहा सेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो सेशन बुलाना होता क्या है, बात समझ में आई बच्चों, सेशन बुलाना होता क्या है। आओ इस बात को समझ लेते हैं, सेशन बुलाना क्या होता है। देखो बड़े केयरफुल्ली इसको देखना बच्चों, और बेहद आसानी से ये बात समझ में आएगी। संसद क्या है, संसद है बच्चों एक भवन, और इस भवन में होता क्या है, कानून का निर्माण। अब तुम लोग देखना यूट्यूब के और चैनल्स देखना, ठीक है, और चैनल्स, ठीक है, मैं किसी चैनल की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं बच्चों, मतलब ये है कि ना कि मैं वही कर रहा हूं, बच्चों के मन को भांपना, ठीक है। तो बहुत कम चैनल ऐसे मिलेंगे कि जो इतना बेसिक दिमाग में उसके चले कि हो सकता हो बच्चे को ये बात भी ना समझ में आ रही हो, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके मन की स्थिति को मैं जान रहा हूँ कि क्या से आप क्या सोच सकते हो, ठीक। तो अब देखो संसद क्या है, एक भवन, और इसका काम क्या है, कानून का निर्माण, लॉ मेकिंग, विधि निर्माण, ठीक। कानून का निर्माण कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। तो अब संसद करेगा तो ध्यान रखना, कानून का निर्माण करने के लिए अकेले संसद नहीं है, कानून निर्माण के लिए 2 संस्थाएं हैं, एक संसद है और दूसरा राज्य का विधानमंडल है, ठीक ना, राज्य का विधानमंडल। मगर दोनों में अंतर क्या है, चलो पहले इसी बात की चर्चा कर दें, ठीक है। संसद यानी पार्लियामेंट, और राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल जो है, अब सुनो इसके क्या है, इसके बच्चों 2 सदन हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो विधानसभा है और दूसरा क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। संसद जो है इसके भी 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, 2 सदन। जब अंग पूछेगा तो इसमें कौन जुड़ जाएगा, तीसरा अंग राज्यपाल, और यहां कौन जुड़ जाएगा, तीसरा व्यक्ति, यहां जुड़ जाएगा राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो बच्चों हमारा आंसर क्या है, संसद के अंग होते हैं 3, ठीक है। और संसद के सदन यानी हाउस, ठीक ना, संसद का पूछा सदन हाउस वो कितना है, तो हमारा आंसर बच्चों क्या है, हमारा आंसर है 2। यही चीज यहां पूछेगा, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है राज्य विधानमंडल, इसके अंग कितने हैं, तो बच्चों यहाँ आंसर हमारा क्या है, 3। और अगर पूछा इसके हाउस कितने हैं यानी सदन कितने हैं, ठीक ना, तो हमारा आंसर बच्चों क्या होता है, 2, ठीक है। ये दोनों कानून बनाते हैं, दोनों के कानून बनाने में अंतर क्या है, दोनों के कानून बनाने में अंतर क्या है, इसको मैं यहाँ खींच के बच्चों, यहाँ खींच के लिखता हूँ। दोनों के कानून बनाने में अंतर ये है, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक ना। तो अब देखो है क्या, जैसे हमारे वहां सूची के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया, पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो पावर ऑफ डिवीजन, तो अब देखो 3 सूचियां हैं हमारे वहां, एक है केंद्र सूची जिसको हम कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, ठीक ना, सेंट्रल लिस्ट, ठीक। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। तो अब देखो शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि किस किस क्षेत्र में केंद्र सरकार को काम करने का अधिकार है और किस किस क्षेत्र में राज्य सरकार को काम करने का अधिकार है, ठीक है। अब तो जो केंद्र सरकार को काम करने के लिए जो एरिया दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस पे कानून हमेशा कौन बनाएगा, उस पे कानून हमेशा बनाएगा संसद, ठीक ना। और जो राज्य सूची में विषय हैं यानी राज्य में मुख्यमंत्री जो है उसको जो विषय दिए गए हैं,
उस पे कानून कौन बनाएगा? उस पे बनाएगा विधानमंडल। दोनों में एक अंतर क्या होगा? ये जब कानून बनाएगा संसद तो ये क्या होता है? ये बच्चों पूरे भारत में लागू होता है, ठीक ना? ये क्या होता है? पूरे भारत में लागू। परंतु विधानमंडल जब कानून बनाएगा तो ये क्या होगा? जिस राज्य का विधानमंडल है उसी राज्य में, ठीक ना, जिस राज्य का विधानमंडल है उसी राज्य में, ठीक है, उसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होंगे? उसके द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। जैसे हमारे अपने स्टेट की बात करें तो यूपी, ठीक है, यूपी। अब यूपी के विधानमंडल ने मान लो कानून कल पास किया, ठीक है, कानून पास किया कि अभी से हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है, ठीक ना, मास्क लगाना अनिवार्य है। मान लो ये रूल पास किया तो अब क्या है? मास्क लगाना अगर अनिवार्य है तो ये बात क्या बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, क्या यहाँ भी लागू होगा? उत्तराखंड में भी लागू होगा? नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये विधानमंडल जिस राज्य का कानून बनाता है ना, जिस राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा बनाए गए कानून वहीं लागू होते हैं, अदर किसी राज्य में लागू नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा? कानून बनाने वाली दो संस्थाएं, एक तो संसद है और दूसरा है राज्य विधानमंडल। संसद जब कानून बनाएगा तो पूरे भारत में लागू होगा, विधानमंडल जब कानून बनाएगा तो केवल उसी राज्य में लागू होगा। मैं क्या समझाने जा रहा था? मैं समझाने ये जा रहा था बच्चों कि सत्र क्या होता है, ठीक ना, सत्र क्या होता है। तो सत्र से पहले मैंने ये बात आप लोग को समझा दिया है, तो अब मैं समझाऊंगा बच्चों कि सत्र बुलाना क्या कहते हैं, ठीक है, सत्र बुलाना क्या कहते हैं। चलो तो अब देखते हैं। तो संसद क्या है बच्चों? संसद एक भवन है, संसद एक भवन है जिसमें होता क्या है? बनाया जाता है कानून, और इसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होते हैं? ठीक है, पूरे भारत में लागू होते हैं, पूरे भारत में इसके द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। तो अब ये क्या है? संसद भवन। तो ये बताओ भवन की दीवारों से, भवन की दीवारों से हमारे लिए कानून बन के आएगा? यानी कि भवन की दीवारों से कहीं कोई आवाज आएगी कि भारत में अब कोई भी बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी आ रहा है तो उसको जब वो भरेगा तो उससे फी जो है नहीं लिया जाएगा। अगर वो कहीं जा रहा है पेपर देने, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसका जो ट्रेन का जो किराया होगा, जो फेयर होगा, वो भी नहीं लिया जाएगा। अब स्टेट में उतरा तो वहां से फिर वो बस अगर पकड़ता है तो बस का किराया भी नहीं लिया जाएगा। तो ये कानून अगर बनाना है कि ऐसे कानून पूरे भारत में लागू रहे तो इस लेवल पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है। परंतु अब संसद की जो भवन है दीवार, उससे तो कानून बनेगा नहीं, उसमें बैठे हुए सदस्य बनाएंगे कानून। तो ये बैठे हुए सदस्य क्या कौन है? इन्हीं सदस्यों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? चाहे लोकसभा हो जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल, और चाहे राज्यसभा हो जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। इन दोनों सदन के जो सदस्य हैं इन्हीं को हम कहते हैं सांसद, ठीक ना, सांसद, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग बनाते हैं कानून। तो आपके अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं आप उनका नाम ले लो। हम लोग के क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के जो सांसद हैं वो फिल्म अभिनेता भी हैं, ठीक है, हमारे सांसद भी हैं, ठीक है, रवि किशन। और अभी डेटा दिया था कि संसद में जनता के मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाने के मामले में रवि किशन जो है टॉप 5 में रहे हैं, ठीक ना, टॉप 5 में रहे हैं रवि किशन, ठीक। तो अब ये रवि किशन टाइप के जो लोग हैं ना बच्चों, इन्हीं लोगों को राष्ट्रपति क्या कहता है? इन्हीं लोगों को राष्ट्रपति कहता है कि ऐसा है, आप लोग आ जाइए संसद भवन आ जाइए, ठीक है, और 25 अक्टूबर से हम जा रहे हैं संसद का सत्र शुरू करने। तो इन्हीं सदस्यों का संसद भवन में पहुंच जाना ही क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाना, समझ रहे हो। और जब ये सदस्य आ जाएंगे तो ये सत्र जो है ये 30 दिन भी चल सकता है, 28 दिन भी, ठीक है, 40 दिन भी, ठीक है। तो ऐसे जो है इसका कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता है बच्चों। तो अब क्या होगा? उस पर कानून बनाने का काम शुरू होगा। और जिस उद्देश्य से इस संसद के सत्र को बुलाया गया था वो जब सारे काम हो जाएंगे तब क्या होगा? तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस सत्र को क्या करेगा? समाप्त कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बना बच्चों? 2 क्वेश्चन। तो देखो
सत्र किसका? संसद का, संसद का सत्र, ठीक है। संसद का सत्र कौन बुलाएगा? तो कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र कौन बुलाता है बच्चों? तो संसद का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। फिर क्वेश्चन है अगला कि संसद का सत्र अगर राष्ट्रपति बुलाया तो सत्र का समापन, ठीक ना, जो सेशन है काम हो जाने के बाद कौन अनाउंस करेगा कि अब जो है सत्र हम समाप्त कर रहे हैं। इस सत्र के समाप्त करने को हम ऐसे संवैधानिक शब्द जो होते हैं बच्चों वो थोड़ा अलग होते हैं, तो सत्रावसान बोलते हैं। समापन करना क्या होता है? सत्रावसान, ठीक है। यानी संसद के सत्र का समापन क्या होगा? सत्रावसान। तो सत्रावसान कौन करेगा? तो सत्रावसान कौन करेगा बच्चों? ये भी करेगा राष्ट्रपति, ठीक। अब सुनो, अब संसद का सत्र राष्ट्रपति बुला दिया, राष्ट्रपति समाप्त किया, परंतु सत्र की अध्यक्षता, सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अब सुनो, अगर लोकसभा है तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और राज्यसभा में क्या होता है? सभापति, ठीक ना। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि एक क्लास जो है चलनी है, ठीक है, चलनी है, ठीक। अब जैसे हुआ क्या, अश्वनी सर को समझ लो आप लोग कि वो क्या है? वो राष्ट्रपति है। तो उन्होंने क्या किया, आप लोग को बता दिया कि मंडे से सुबह 7 बजे से आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट होगी तो आप सब लोग क्या है, आ जाना, ठीक है, नोट्स कॉपी लेके, ठीक है, बैठ जाना पेन कॉपी लेके और अपना पढ़ाई करना। तो ये आपको बता दिए कि फला तारीख से तुम लोग तैयार हो जाओ। तो ये क्या हो गया, ये इन्होंने क्या किया, यानी कि तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, तुम लोग तैयार हो गए, आ गए, तो ये क्या हो गया, सत्र बुला दिया गया। अच्छा ठीक, बुला तो दिए, परंतु अब तुम लोग को पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा मैं रहा हूं। तो यानी कि अब तुम लोग को जो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति कौन है? वो मैं हूं। तो मैं, अब यहां क्या क्वेश्चन बना कि उस क्लास की अध्यक्षता कौन करेगा? तुम्हारे क्लास की अध्यक्षता या टीचिंग कौन करेगा? मैं करूंगा, ठीक है। तो अब मान लो यही बात हुई, लोकसभा है तो लोकसभा में कौन अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का जो सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का सभापति। तो अब मान लो पॉलिटी की क्लास तुम लोग की कंप्लीट हो गई, तो अब फिर क्या होगा, अश्विनी सर बताएंगे कि जो है बच्चों तुम लोग की पॉलिटी की क्लास समाप्त हो गई है। तो ये क्या हुआ, तुम लोग के सत्र का समापन। तो बुलाया उन्होंने, समाप्त भी उन्होंने किया, मगर मैंने पढ़ाया, तो मैंने जो पढ़ाया तो यही क्या हो गया, अध्यक्षता हो गया। ये बात बच्चों इतना क्लियर, ठीक है। तो क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं और फिर हम लोग आपको जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है वो आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना। नहीं दे पाओगे फिर मैं अगले क्लास में आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में उसको मैं समझा दूंगा, ठीक। या पॉसिबल रहा, जैसे समय का अभाव रहता है मेरे साथ भी, तो पॉसिबल रहा है तो मैं वही कमेंट में आपको आंसर भी दे दूंगा, नहीं दे पाया तो क्लास में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो मुझसे आप पूछना। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगी कि सर ये बात नहीं समझ में आई, बताइए, वो भी बताऊंगा। और अगर मैं मेरे पढ़ाते समय कहीं से आपको लगता हो कि सर थोड़ा सा आप लेवल हाई ले जा रहे हैं या फिर बहुत इजी लेवल, मतलब कंटेंट थोड़ा जो है कि बहुत इजी टाइप का दे रहे हैं, थोड़ा और अच्छा और ज़्यादा कंटेंट दीजिए, कुछ भी आपके मन में अगर हो, आप मुझसे बस शेयर करना, बताना कि हाँ सर यहाँ हमको दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा। नहीं दिक्कत है, ठीक है, तो बढ़िया है फिर, ठीक है। और जहां तक मेरा प्रयास है किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ही होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल था, जितना पॉसिबल है आपके लिए, आपको समझाने के लिए, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो।